हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे और कार्बनिक यौगिक की विशेषताएं क्या होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक ना। कार्बनिक यौगिक की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो कार्बनिक यौगिक होता क्या है? वे यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, मतलब ऐसे यौगिक की बात की जाएगी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व उपस्थित होंगे। यदि किसी यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व एक साथ उपस्थित हैं तो ऐसे यौगिकों को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ आने चाहिए, तभी हम लोग उस यौगिक को क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। ठीक है। कार्बनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो कार्बनिक यौगिक के द्वारा यदि दूसरे यौगिक प्राप्त होते, कार्बनिक यौगिक से ही दूसरे यौगिक प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को भी कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। यदि कार्बनिक यौगिक से कोई दूसरा यौगिक प्राप्त हुआ तो वो यौगिक भी कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों, देखिएगा। वे यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होंगे बच्चों, ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। कार्बनिक यौगिक से प्राप्त व्युत्पन्न यौगिक भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी जो कार्बनिक यौगिक से प्राप्त यौगिक होगा वह यौगिक भी कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कार्बनिक यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सामान्यतः सजीवों से प्राप्त होते हैं। सजीव के द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। जैव शक्ति सिद्धांत में, इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग इसको समझे थे। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक सामान्यतः या अधिक मात्रा में कहाँ से प्राप्त होते हैं? सजीवों से प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे सभी लोग। यदि हम लोग CH4 की बात करें, CH4 मेथेन का फार्मूला होता है। देखिए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आए हुए हैं। यदि हम लोग एथिलीन की बात कर लें तो C2H4, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। एसिटिलीन की बात कर लें C2H2, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। एथिल एल्कोहल की बात कर ले तो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है C2H5OH। अगर CCl4 की बात कर लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर ले बच्चों, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन तो उपस्थित है लेकिन हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब ये कार्बनिक यौगिक होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये आपको हमने क्या बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक से व्युत्पन्न यौगिक होंगे वो भी क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो जो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये मेथेन का व्युत्पन्न है। CH4 का क्या है? व्युत्पन्न यौगिक है। CH4 से ही बना हुआ यौगिक है। टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक ही है क्योंकि कार्बनिक यौगिक से प्राप्त हुआ है। C2Cl6 हेक्साक्लोरो एथेन। हेक्साक्लोरोएथेन की अगर हम बात करें तो ये भी एथेन से प्राप्त हुआ है बच्चों, ये भी कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक जो होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होगा। कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित है, दोनों एक साथ कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक से कोई दूसरा यौगिक प्राप्त हो जाए तो वो यौगिक भी कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, आगे अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक यौगिक है। क्यों अकार्बनिक यौगिक है? क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले की बात करें, ध्यान से देखिए, CO2 होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, क्या फार्मूला होता है? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन तो है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन उपस्थित है लेकिन हाइड्रोजन तत्व उपस्थित नहीं है।
और कार्बनिक यौगिक की शर्त ही हमने आपको बताई थी कि कार्बनिक यौगिक हम उसी को कहेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित हों या कार्बनिक यौगिक के व्युत्पन्न हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक का व्युत्पन्न तो है नहीं, और दूसरा चीज इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी उपस्थित नहीं है, इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अनुपस्थित है, यानी हाइड्रोजन इसमें उपस्थित नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। ठीक ना, कार्बनिक यौगिक की क्या विशेषता होती है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन एक साथ आएंगे ना, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आएंगे। इनके अलावा यानी कार्बन हाइड्रोजन तो सदैव उपस्थित रहेंगे, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इनके अलावा कुछ और तत्व भी इन यौगिकों में देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों, नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, फास्फोरस आ सकता है, सल्फर आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन। ये सारे के सारे जो तत्व लिखे गए हैं ये सभी के सभी तत्व जो होते हैं कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन के साथ देखने को मिलते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे कार्बनिक यौगिक में, इनके अलावा ये सारे तत्व भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यदि हम ऊपर एग्जाम्पल की बात करें, एथिल एल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन एक साथ तो आए हैं और देखिए इसके साथ ऑक्सीजन तत्व भी दिख रहा है। ठीक ना, तो उसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन एक साथ आएंगे और ये सारे तत्व भी उनके साथ आ सकते हैं। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है कार्बनिक यौगिक सामान्यतः सजीवों से प्राप्त होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सजीवों से प्राप्त होते हैं। ठीक ना, सजीवों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। अगला पॉइंट, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ, तीसरा कार्बन परमाणु चौथे के साथ, इस तरह से कार्बन के परमाणु आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उस बंध को हम लोग सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सहसंयोजक आबंध। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन के परमाणु या फिर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उस बंध को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो भी कार्बनिक यौगिक होगा उनमें सहसंयोजक आबंध पाए जाएंगे। ठीक ना, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे और ये दोनों कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े होंगे वो बंध कौन सा होगा, सहसंयोजक आबंध। एक से ज्यादा कार्बन हुए तो कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सहसंयोजक देखने को मिलेगा। अगर एक ही कार्बन है हाइड्रोजन उसके साथ लगा हुआ है तो वहां भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों। अगला पॉइंट है कार्बनिक यौगिक की संख्या लगभग 20 लाख है। ठीक ना, यदि हम लोग कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो कार्बनिक यौगिकों की अभी तक लगभग 20 लाख के आसपास यौगिक खोजे जा चुके हैं। ठीक ना, यानी कार्बनिक यौगिक जो हैं इनके द्वारा लगभग अभी 20 लाख के आसपास यौगिक ज्ञात कर लिए गए हैं। ठीक ना, अच्छा ये 20 लाख यौगिक प्राप्त कैसे होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक में एक गुण होता है, कार्बन के पास एक गुण होता है जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। कौन सा गुण होता है बच्चों, कार्बन के पास श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखला बनाकर एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन से चौथा कार्बन, इस प्रकार से ये आपस में जुड़ते रहते हैं। ठीक ना, तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं के पास श्रृंखलन का गुण पाया जाता है जिनसे ये अलग अलग यौगिक का निर्माण करते हैं। और इन यौगिकों की अगर हम बात करें तो लगभग अभी तक ज्ञात इनकी संख्या 20 लाख के आसपास हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, देख लीजिएगा यहाँ पे
कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 20 लाख है तथा इनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनमें सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। यदि हम लोग आबंध की बात करें बच्चों, तो हमारे पास 3 प्रकार के आबंध देखने को मिलते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। यदि हम लोग बात करें पहले बंध की, तो पहला होता है वैद्युत संयोजक आबंध, ठीक ना, वैद्युत संयोजक आबंध या जिसको आयनिक आबंध बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है? उप सहसंयोजक आबंध, और तीसरा होता है सहसंयोजक आबंध। तो यदि हम लोग इन तीनों बंध की बात करें तो सबसे कम क्वथनांक और गलनांक सहसंयोजक आबंध का होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो सहसंयोजक बंध का क्वथनांक और गलनांक ही सबसे क्या होता है? कम होता है। तो अगर कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जा रहा है तो कार्बनिक यौगिकों का भी क्वथनांक और गलनांक क्या होगा? कम होगा। ठीक ना, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इनके क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं क्योंकि इनमें कौन सा बंध? सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध का क्वथनांक और गलनांक तीनों आबंधों में सबसे कम होता है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक जो होंगे इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इनके अणु जटिल होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इनके अणु की बात करें तो इनके अणु जो होते हैं क्या होते हैं? जटिल होते हैं। ठीक ना, कार्बनिक यौगिक में जो कार्बनिक अणु होते हैं उनमें जटिलता देखने को मिलती है। यदि हम लोग प्रोटीन की बात कर ले बच्चों, तो प्रोटीन के अणु भार लगभग 1 लाख के आसपास आते हैं। ठीक ना, तो जो प्रोटीन होता है उसके अणुभार लगभग अगर 1 लाख के आसपास आएंगे तो आप समझिए कि उस प्रोटीन में जो कार्बनिक श्रृंखला के अणु होंगे यानी कार्बनिक अणु जो होंगे वो कितना जटिल होंगे, उनकी संरचना कितनी जटिल होगी। ठीक ना, जिनका अणुभार 1 लाख के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिक की, तो इनके अणु की संरचना जो होती है वो क्या होती है? जटिल होती है। अगला देखते हैं बच्चों, ये समावयवता दिखाते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं बच्चों? समावयवता दिखाते हैं। समावयवता का मतलब होता है कि जिनके अणु सूत्र समान होंगे, ऐसे दो यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, फिलहाल तो यही संरचना से ही समझिए क्योंकि आगे चल के हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक समावयवता दिखाते हैं। कैसे समावयवता? देखो, एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर लिखा हुआ है ना। एथिल एल्कोहल का ये फार्मूला है और ये डाई मेथिल ईथर का फार्मूला है। अगर हम इनके अणुसूत्र की बात करें, देखिए इसमें 2 कार्बन और 3 और 2 5 और 1 6, यानी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। दूसरे यौगिक में देख लो, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 यहाँ, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 क्या है? ऑक्सीजन। मतलब दोनों में, दोनों यौगिक जो दिख रहे हैं इनमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, लेकिन ये दोनों यौगिक जो हैं इनकी संरचनाएं अलग अलग देखने को मिलेंगी। ये अल्कोहल है और ये क्या है? ईथर है। ठीक है, अल्कोहल और ईथर। तो क्या बोला जा रहा है कि जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र दोनों का एक समान है, C2H6O। ठीक ना, C2H6O अणु सूत्र समान होंगे लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण और इनकी संरचना जो होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी, भिन्न होगी। तो इसलिए ऐसे यौगिकों को हम लोग बोलते हैं समावयवी यौगिक और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। ठीक है, आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो फिलहाल ये समझिए कि कार्बनिक यौगिक जो होता है ये समावयवता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बच्चों? समावयवता, क्योंकि ये भी कार्बनिक यौगिक है और ये भी कार्बनिक यौगिक है। ये आपस में क्या करते हैं? समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कार्बनिक यौगिक में बहुलकता का गुण पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में बहुलकता का गुण का मतलब हो गया कि एक कार्बनिक यौगिक अपने से 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना ऐसे करके कोई दूसरे यौगिक का निर्माण करते हैं। एक कार्बनिक यौगिक के अणु आपस में मल्टीपल होकर जुड़ते हैं। ठीक ना, तो इस तरीके के घटना को हम लोग बोलते हैं बहुलकता। क्या बोलते हैं? बहुलकता। तो कार्बनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो इसमें बहुलकता
पाई जाती है। जैसे C2H2, C2H2 कौन सा यौगिक है? एसिटिलीन। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे C2H2 क्या है? एसिटिलीन है। तो C2H2 तीन टाइम मतलब 3 गुना जुड़ गया तो C6H6 बना लिया, और C6H6 क्या है बच्चों? बेंजीन का फार्मूला होता है। देखो एसिटिलीन से बेंजीन बन गया, किस गुण के कारण? बहुलकता के कारण, ठीक ना। तो ये कार्बनिक यौगिक बहुलकता भी प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, सामान्यतः कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं? क्योंकि इनमें सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, और सहसंयोजक आबंध वाले यौगिक सामान्यतः विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया मंद होती है क्योंकि ये आणविक अभिक्रिया दिखाते हैं। बच्चों आणविक अभिक्रियाएं जितनी होती हैं वो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, किसकी तुलना में? सॉरी, आणविक अभिक्रियाएं जितनी होती है वो मंद होती हैं, किसकी तुलना में? आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में। तो आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होने वाली होती हैं, जबकि आणविक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो मंद गति से होने वाली होती हैं। जितनी कार्बनिक यौगिक होते हैं इनकी अभिक्रिया आणविक अभिक्रिया होती है, ठीक ना। कौन सी अभिक्रिया होती है? आणविक अभिक्रिया होती है, और आणविक अभिक्रिया होगी तो ये क्या होगी? मंद होगी, धीमी गति से होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, ऐसे कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो होंगे वो कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे? विलय होते हैं। बच्चों ये हम लोगों ने क्या देखा? कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक की विशेषताएं, ठीक है। विशेषताओं पे ज्यादा ध्यान देंगे।